मैं एक बार जल्दी से फटाफट रिवीजन करवा दूं ताकि आज अपने विशेषता और परिणाम प्रभाव दोनों ले ले। ये पीपीटी इस पे सेव की हुई थी तो मैं फटाफट इस पे करवा देता हूं आपको। ये मैंने थोड़ा शुरुआत में समझाया था कि राजस्थान में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था वो ये था कि खालसा लैंड 40% के आसपास थी जो डायरेक्ट राजा के कंट्रोल में थी, और जागीरी लैंड जो थी वो 60% के आसपास में हुआ करती थी जो सामंतों के कंट्रोल में, फ्यूडल लॉर्ड के कंट्रोल में हुआ करती थी। हमने और पढ़ा कि यदि ईस्टर्न राजस्थान और साउथ ईस्टर्न राजस्थान की बात की जाए तो वहां पे खालसा लैंड ज्यादा थी, और यदि वेस्टर्न राजस्थान की बात की जाए तो वहां पे जागीर वाली लैंड ज्यादा थी। मैंने और बताया कि जो खालसा क्षेत्र हुआ करते थे उन खालसा क्षेत्रों में तो भूमि बंदोबस्त हो गए थे और नकदी के अंदर लगान लिया जाता था, और जागीर वाले क्षेत्र थे उनमें भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ था, उनमें फसल या कमोडिटी या जिन्स के रूप में ही लगान या टैक्स जो था वो लिया जाता था। हमने और पढ़ा कि अंग्रेजों के आने के बाद व्यवस्था ये हो गई थी कि सबसे ऊपर अंग्रेज, उनके नीचे राजा, उनके नीचे सामंत, फिर किसान। तो किसान एक ट्रिपल कंट्रोल के अंदर फंस के रह गया था। मैंने और बताया था कि जहां पूरे भारत में बाकी जगह अंग्रेजों ने राजाओं को और सामंतों को, फ्यूडलिज्म को खत्म कर दिया था, बल्कि यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन जो था उसने लोकल फ्यूडलिज्म के साथ में साठ गांठ कर ली थी, गठबंधन कर लिया था, अलायंस कर लिया था, कोलोबरेशन कर लिया था। कारण आप शुरू किया हमने, भू राजस्व कारण होगा। भू राजस्व में क्या हो सकता है, भू राजस्व ज्यादा था, जागीरदार टाइम टू टाइम पर बढ़ा दिया करते थे उसको, जब जी में आती तब अप्रत्याशित वृद्धि हो जाया करती। फिर खालसा वाले क्षेत्रों में नकदी में लेते तो किसान जो थे वो साहूकारों के चंगुल में फंस गए। साध प्रथा थी जिसके तहत ये कहा गया कि भाई महाजन को वहां पर उत्तरदायी किया गया कि नकदी के अंदर ही आना चाहिए, तेरी गारंटी है यहाँ पर। फिर वो मनमाने पैसों पर ब्याज लगाया करता था, किसान उसमें फंस के रह गए थे। अकाल के टाइम में भी कोई भी रियायत वगैरह नहीं दी जाया करती थी। असिंचित भूमि पर भी सिंचित भूमि की तरह लगान लगा दिया करते थे। दोनों देख लो, शेखावाटी वाले में ये केस हुआ था, उधर बिजोलिया वाले में तो केस ही बड़ा जोरदार हुआ, ट्रेंच उल्टा पुल्टा ही कर गया, असिंचित पे सिंचित वाला लगा गया, सिंचित वाले पे असिंचित वाला लगा गया। ये सब चीजें थी। लाटा कुंता हमने पढ़ाई, जिसको लुटेरी व्यवस्था ही बोलने लग गए थे लोग। भू राजस्व तो था, अन्य लाग बागें खूब हो गई थी। इवन की वो यदि एक एक अलग अलग रियासतों की सारी यूं लिखनी शुरू कर दें तो कोई 300 के आसपास तक पहुंच जाया करती थी। बेगार फोर्सफुली लेबर लिया करते थे। पहले जो सामंत थे वो राजाओं को सेवा सर्विसेज दिया करते, इसको चाकरी बोलते। अब राजाओं ने कहा हम तो ये सर्विस नहीं लेंगे, इसके बदले में रोकड़ दो, केस दो। अब केस कहां से लाए, तो सामंत ने किसानों पे टैक्स बढ़ा दिए। फाइनली मार किसके पड़नी थी, किसानों के पड़नी थी उसे। अंग्रेजों का जब ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, व्यापार वाणिज्य का उनका प्रसार हुआ, एक्सपांशन किया ट्रेड का, तो हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से उन्होंने बर्बाद कर दी। तो वहां वाले जो लोग हैं वो किधर जाएंगे, तो वो पूरे के पूरे एग्रीकल्चर की तरफ आ गए थे। तो एग्रीकल्चर पे भार और बढ़ गया था। फसल का बाजार भाव कम ज्यादा होता तो इससे किसानों को बहुत प्रभाव पड़ा करता था किसानों पे, क्योंकि यदि फसल का भाव अधिक हो जाता पर इससे किसान को फायदा नहीं होता, क्योंकि जागीरदार जो था वो लगान जिन्स के रूप में लेता, कमोडिटी के रूप में लेता, और यदि कम हो जाता तो उसकी जो बचत पड़ी है वो एकदम कम हो जाया करती थी, तो उसको नुकसान हो गया। राजा और सामंतों ने जब अपना अस्तित्व ही अंग्रेजों पर डिपेंड कर लिया था तो उन्होंने अब जनता की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। राजा और सामंतों में वेस्टर्न लाइफस्टाइल बहुत बढ़ रही थी, उनके जीवन में लग्जरी आने शुरू हो गई थी, धातु मुद्रा पर उनकी निर्भरता बढ़ रही थी। इन सब चीजों के लिए ज्यादा टैक्स लगाएंगे, ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो अपने आप में किसान विद्रोह करेंगे। अफीम की खेती से नकदी मिलती थी, अफीम की खेती बंद कर दी गई। तो देख लो उदयपुर के जाट किसानों का जो आंदोलन है उसका कारण यही था, अपने आप में एक बड़ा कारण ये था। और फिर ये अलग अलग क्षेत्रों में चौरी कर, तलवार बंधाई, जकात कर, राजपूत ब्राह्मण किसानों के विशेषाधिकार खत्म कर दिए। इन सब चीजों की वजह से भी किसानों ने आंदोलन किया था। याद रखना भैया ना, ये चीजें ये टिप्स पे होनी चाहिए, आपको मजा आना चाहिए इनके अंदर। यार ये 10 बातें हैं, देखो फैक्ट किसी को भी याद हो जाते हैं। मैंने जितने बताए हो सकता आप इनसे भी ज्यादा याद कर लो, आपसे भी कोई तीसरे तिवाड़े और पहुंचे वो आपसे भी ज्यादा याद कर लें। परफेक्ट याद करने में कतई कोई महानता नहीं है, फैक्ट कम भी याद होंगे तो चलेगा। ये वाली जो चीजें है ना, ये वास्तव में जो सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो ये है। फैक्ट तो कांस्टेबल की तैयारी करने वाला बच्चा आपसे ज्यादा जानता होगा, एमआर साहब की जितनी तैयारी करते हैं उन सब के भी फैक्ट आपकी तुलना में ज्यादा ही हो जाते हैं। पर अपने इधर ये चीजें, कारण, परिणाम, विशेषताएं, ये चीजें याद होनी ज्यादा जरूरी होती है। इनसे आपका मेंस अच्छा जाता है, इनसे आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं, इनसे आप इंटरव्यू में ज्यादा अच्छे जवाब दे पाते हो। तो इन पे फोकस किया करें। आप वही ताबरोंगी सी बातें करते रहते हो, ये आदमी कौन था, इसका नाम बता दो, इसका सन बता दो, इधर ज्यादा ध्यान दिया करें। ये याद होगा तो ज्यादा मजा आएगा।
अब अपने आगे पढ़ लेते हैं ना, तो अब इसी में आगे पढ़ा देता हूं। तो कभी आपके मेंस में आ जाए कि राजस्थान के किसान आंदोलनों की क्या विशेषताएं दिखाई देती है आपको, तो आप ये खूब सारी विशेषताएं मैंने 10 बता दी, आपको बताना, हम वापस देख लेते हैं। एक तो राजस्थान के किसान आंदोलन खालसा क्षेत्रों की अपेक्षा जागीरी क्षेत्रों में अधिक हुए थे। कारण बता देना, क्योंकि जागीरी क्षेत्रों में जागीरदारी स्वयंभू होता था, न्याय का मुख्य अधिकारी भी वही था, न्याय व्यवस्था भी उसके पास में थी, तमाम शक्तियां उसमें निहित हुआ करती थी, इसलिए लोगों के पास तो न्याय की उम्मीदें भी नहीं बची थी। जबकि खालसा क्षेत्रों में न्याय व्यवस्था का स्ट्रक्चरल फॉर्म, संस्थागत स्वरूप आ चुका था, इसलिए वहां पर स्थिति बनिस्बत अच्छी थी। खालसा क्षेत्रों में जहां भूमि बंदोबस्त हो गए थे, वहीं जागीरी क्षेत्रों में अभी तक भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाए थे। लगान या जिन्स के रूप में फसल या जिन्स के रूप में लगान लिया जाता है, इसलिए साहूकारों के चंगुल में फंसने की संभावना, खालसा में साहूकारों चंगुल के नकदी की वजह से साहूकारों के चंगुल में फंसने की संभावना थी। जागीरों में नहीं होती थी वो, पर वो लगान जिन्स के रूप में लिया जाता है, इसलिए फसलों के भाव ऊपर नीचे होने का उन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाया करता था। लागतें और जो अन्य लागबाग और बेगार थी वो खालसा में नहीं थी, इनके अंदर ज्यादा थी। तो इन सब चीजों की वजह से फिर हम और पढ़ रहे थे कि हमारे किसान आंदोलन सारे नॉन वायलेंट थे, और किसान स्वभावतः अहिंसक होता है। ये प्रकृति है कि वो नॉन वायलेंट ही होता है, वो कभी हिंसा नहीं कर पाता। अपवाद मेव वाला भले ही मान लो, किसानों ने केवल आर्थिक शोषण का विरोध नहीं किया, उन्होंने सामाजिक असमानता, जो सोशल इनइक्वालिटी थी उनके साथ में, उसका भी विरोध किया था। प्रजामंडल आंदोलन भले ही राजनीतिक उत्तरदायित्व लेने के लिए प्राप्त किए गए थे, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करने के लिए किए गए थे, लेकिन उन्होंने भी किसान आंदोलनों के साथ में कदमताल की थी, किसान आंदोलनों के साथ में जुड़े थे। कारण भी था भाई, उन लोगों को भी एक बड़े समूह का, एक बड़े वर्ग का समर्थन चाहिए था, और उस बड़े वर्ग को जो आंदोलन कर रहा था नेतृत्व चाहिए था। दोनों में बॉन्ड बनना स्वाभाविक सी बात थी। बाहरी लोगों ने आके नेतृत्व किया, बाहर वाले आगे नेतागिरी करके गए, पैसे वाले लोग, पूंजीपतियों का बड़ा समर्थन रहा हमें, पूंजीपतियों द्वारा नेतृत्व किया गया। आर्य समाज का बड़ा जोरदार सा सहयोग देखने को मिलता है हमें, और आर्य समाज की वजह से जो सामाजिक चेतना विकसित हुई थी, वो कालांतर में किसानों के रूप में, प्रजामंडलों के रूप में हमें दिखाई देती। कई चीजें कब अंदर घुस जाती है वो सीधा सीधा नहीं दिखता, पर उनका इनडायरेक्टली प्रभाव बड़ा जोरदार होता है। इन चीजों ने, आर्य समाज जैसे चीजों ने लोगों में स्वाभिमान, स्वावलंबन, अपने अधिकारों के प्रति खड़ा होना, स्वदेश, ये भावनाएं बहुत भर दी थी। और ये भावनाएं किसानों को राजा, सामंत, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करने में कामयाब हो रही थी। महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती, किसान आंदोलन में स्वभावतः बात है, भाग लेगी। जातीय पंचायतों के माध्यम से आंदोलन चलाए गए, और किसान इसलिए भी उनके साथ जुड़ जाया करते थे क्योंकि उन्हें जाति से बहिष्कार का, बॉयकॉट का भय रहता था हमेशा। समाचार पत्रों ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई दोनों बातों में, सामंती शोषण का विरोध करने में और जन जागरूकता फैलाने में, दोनों में याद रखना। सामंती शोषण का विरोध और पब्लिक अवेयरनेस। सौ शब्दों में आएगा भाई, 10 पॉइंट को थोड़ा सा एलिब्रेट करके लिखोगे आप तो 100 शब्द हो जाएंगे। एक एक लाइन भी बनाए तो भी 10-10 शब्दों की जो एक लाइन होती है 100 शब्द हो जाए। मैं फिर कह दूं, ये अंतिम नहीं है। आप देखोगे भाई सर ने करा दिया तब इसके बाहर कुछ भी नहीं, नहीं, चीजें और भी जुड़ सकती है, और जोड़ना आप दिमाग लगाओगे 100 तक जुड़ जाएगी अपनी चीजें। अब एक टॉपिक और बच गया अपना, और कर देते हैं, प्रभाव।